तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं और ये 21 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है 2026 में, सब बच्चा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आते हम लोग देखते हैं, इसका क्वेश्चन भी देखेंगे और इसको थोड़ा सा नोट्स भी पढ़ लेंगे इसका। तो चैप्टर है हिस्ट्री का तीसरा नंबर, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो देखिए, हिंद चीन क्या है? तो हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। हिंद चीन कहां पर स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ठीक है, हिंद चीन का क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है। हिंद चीन का क्षेत्रफल लगभग कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अगला है कि हिंद चीन में वर्तमान में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। हिंद चीन में वर्तमान में जो है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। हिंद चीन के उत्तर में म्यांमार और चीन है। हिंद चीन के उत्तर में क्या है? म्यांमार और चीन है। दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र आते हैं। पश्चिम में कौन सा क्षेत्र आते हैं? म्यांमार के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बोलता है हिंद चीन के कुछ क्षेत्रों पर हिंदुस्तान और कुछ क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव था। हिंद चीन के कुछ क्षेत्रों पर हिंदुस्तान का और कुछ क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव था, इसलिए इसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? हिंद चीन से। हिंद चीन का मतलब कुछ क्षेत्र पर हिंदुस्तान का क्षेत्र था और कुछ क्षेत्र पर चीन का क्षेत्र था। दोनों का प्रभाव जमा हुआ था हिंद चीन में, इसलिए इसका नाम पड़ गया हिंद चीन। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हिंद चीन पड़ गया। ठीक है, अगला देखिए, वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था। वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था। लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। अगला देखिए, 4वीं शताब्दी में भारत वंशीय राजा ने कंबुज राज्य की स्थापना की थी, परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया। 16वीं शताब्दी में क्या गया? कंबुज का पतन हो गया। कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। कंबुज जो था भारतीय संस्कृति का क्या था? प्रधान केंद्र था। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखिए, 12वीं शताब्दी में किसने? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में, कहां पर? कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब देखिए अगला, अब हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों का आगमन। हिंद चीन में जो व्यापार सब जो होता है उसका आगमन कैसे हुआ, कब हुआ था? ठीक है, तो सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने 1510 में मलक्का, कहां पर? मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार शुरू किया। क्या किया? सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने कहां का व्यापार? पुर्तगाल का। 1510 में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार शुरू किया। पुर्तगालियों के बाद हिंद चीन में डच, पुर्तगाली के बाद कौन? डच, फिर इंग्लैंड और फ्रांस आए। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। उसके बाद कौन आया? डच, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद फ्रांस। ये सब आके यहां पर हम लोग का हिंद चीन में आके व्यापार जमाया। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलन कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं? कोलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोलन कहलाते हैं। अब देखिए, हिंद चीन में फ्रांस द्वारा किए गए कार्य। हिंद चीन में फ्रांस जो आया था उसका क्या क्या कार्य किया, उसने क्या क्या कार्य करके गया था। ठीक है, तो रोमन 1 में देखिए, फ्रांस ने हिंद चीन के नगरों, बंदरगाहों, किसानों, मजदूरों, संसाधन आदि का भरपूर शोषण किया। फ्रांस ने हिंद चीन के नगरों में बंदरगाहों, किसानों, मजदूरों, संसाधन आदि का भरपूर शोषण किया। दूसरा देखिए, फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया। फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नगरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया और दलदल भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया। दलदल भूमि, जहां दलदल था, जहां पर कृषि नहीं होता था, जहां फसल उत्पादन नहीं होता था, वहां वो मिट्टी भराई करके उसको
जंगली और कृषि का क्षेत्र को बनाया ताकि वहां पर उत्पादन अच्छा हो, बढ़ जाए, जिसके कारण वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। जिसके कारण क्या हुआ, वियतनाम जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक, तीसरा निर्यातक देश कौन हो जाएगा, तो वियतनाम हो जाएगा। कौन सा जगह, वियतनाम हो जाएगा। अगला देखिए, फ्रांसीसियों ने उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जल बिछवाया। फ्रांसीसियों ने उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जल बिछवाया। सड़क का जल बिछाना मतलब समझे, बहुत सा सड़क बनवा दिया सभी जगह, आने जाने में व्यापारियों सबको कोई परेशानी न हो। ठीक है। चौथा, फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के लोगों को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। फ्रांसीसी को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभाव का डर था, इसलिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। अधिकतर स्थानीय में बच्चों को क्या करता था, फेल कर दिया जाता था। हनोई विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। हनोई विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। हिंद चीन के रबर बगानों, फार्मों, खानों के मजदूरों से एक तरफ अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। एक तरफ अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। अब देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। एक तरह का बंधुआ मजदूरी थी। वहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। वहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार। 1747 ईस्वी में फ्रांस ने व्यापार के उद्देश्य से अन्नाम के साथ राजनीतिक संबंध बनाया। 1887 ईस्वी में फ्रांसीसी सहायता से कोचिन चीन का राजा विद्रोह दबाने में सफल रहा। फलतः दोनों में संधि हो गई। फ्रांस ने सैन्य बल पर 1862 ईस्वी में अन्नाम को संधि के लिए बाध्य किया। 1863 ईस्वी में फ्रांस कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लिया। 1884 ईस्वी में फ्रांस ने अन्नाम को अपना संरक्षित राज्य बना लिया। 1904 में फ्रांस ने लाओस को अपने संरक्षण में ले लिया। अम्बेडकर कोचिंग पढ़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अब ध्यान दीजिए, फ्रांस ने पेरिस से वायोदाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया। फ्रांस ने पेरिस से वायोदाई को बुलाकर क्या किया, वियतनाम का शासक बना दिया। 1949 में हो ची मिन्ह चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर पूर्णतः साम्यवादी बन गया। 1950 में रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी। 1950 में हिंद चीन का स्थिति जटिल हो गई, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस समर्थित वायोदाई की सरकार। 1954 में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। देखिए, जेनेवा समझौता पूछता है सवाल, क्या आंसर बनाएगा। 1954 में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु बातचीत करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया। जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को कितने हिस्सों में बांट दिया गया, दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से में उधर रहो तुम, एक हिस्से में इधर रहो, झगड़ा वगड़ा नहीं करना है। ठीक है। हनोई नदी से उत्तर के क्षेत्र उत्तरी वियतनाम साम्यवादी को और हनोई से दक्षिण के दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया। अब देखिए, अब आ गया होवा होवा आंदोलन। होवा होवा आंदोलन। होवा होवा एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो 1939 में शुरू हुआ था, जिनके नेता हुइन फुसो था। हुनई फुसो था। अभी वियतनाम एकीकरण। वियतनाम एकीकरण बोलता 1954 में जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी सरकार। जेनेवा समझौता में कहा गया 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा। जेनेवा समझौता जो हो रहा था तो उसमें क्या किया, 1956 तक चुनाव कराकर पूरा वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा।
1963 में सेना ने विद्रोह कर लियो दिनान दियम को मार दिया और सैनिक सरकार की स्थापना की। उसके बाद 1960 में वियत कांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कर वियतनाम की जनता एकीकरण का मांग को लेकर हिंसात्मक आंदोलन शुरू कर दिया। 1961 में दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध के कारण आपातकाल का घोषणा की गई। गृह युद्ध के कारण क्या हो गया? आपातकाल का घोषणा की गई। कब ना? 1961 में। अमेरिका ने 1961 में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर हो ची मिन्ह को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। किसने? अमेरिका ने 1961 में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र, कौन सा पत्र? श्वेत पत्र जारी कर हो ची मिन्ह को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। 1962 में अमेरिका ने 4000 सैनिकों को दक्षिण वियतनाम के मदद के लिए भेज दिया। अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने वियतनाम पर खतरनाक हथियारों, टैंकों, बम वर्षक विमानों, रासायनिक हथियार, नापाम, अंग्रेज, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बम का जमकर इस्तेमाल किया। देखिए अमेरिका ने वियतनाम पर खतरनाक हथियारों, टैंकों, बम वर्षक विमानों, रासायनिक हथियार, नापाम, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बम का जमकर इस्तेमाल किया। दक्षिण वियतनाम ने भी डटकर अमेरिका का सामना किया। 1968 में वियतकांग ने अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन पर धावा बोल दिया। 1968 में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई लेकिन असफल हो गई। 7 जून 1969 को वियतनामी ने दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में वियतकांग के सरकार के गठन की घोषणा की। दक्षिणी वियतनाम में माइली गांव की घटना के कारण अमेरिकी सेना का आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। अब देखिए अमेरिकी के नए राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने क्या किया? शांति के लिए 5 सूत्री योजना को घोषणा की। पहला था हिंद चीन की सभी सेना युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहे। हिंद चीन की सभी सेना को युद्ध बंद करके जहां जहां अपना हुआ है वो वहां पर रहे। सिर्फ युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण करेंगे। इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। इस दौरान कोई भी देश अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। लड़ाई पीट करके ये नहीं कि ये देश मेरा, ये जगह मेरा है, अपने आप को ज्यादा साबित करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। युद्ध विराम के समय सभी तरह की लड़ाइयां क्या रहेगी? बंद रहेगी। कोई तरह की लड़ाई वहां नहीं होना चाहिए। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य क्या होगा? समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। हिंद चीन ने इस 5 सूत्री योजना को अस्वीकार कर दिया। हिंद चीन ने ये 5 सूत्री योजना जो निक्सन ने निकाला था उसको क्या किया? अस्वीकार कर दिया। बोला हम नहीं मानेंगे ऐसा। तो निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी। वियतनामियों ने इसे भी खारिज कर दिया। वियतनामियों में इसे भी क्या किया? खारिज कर दिया। इसे भी नहीं स्वीकारा। अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध जारी रहा। अमेरिका और वियतनाम के बीच क्या रहा? युद्ध जारी रहा। निक्सन ने इतना कुछ किया, कुछ नहीं उसका माना। अब देखिए युद्ध विराम में अमेरिका शर्त, युद्ध विराम में अमेरिकी का शर्त मतलब दक्षिणी वियतनाम की स्वतंत्रता। दूसरा, अमेरिकी सेनाएं उस क्षेत्र में ही रहेगी। तीसरा, जब तक वियतकांग संघर्ष करेगा एवं दक्षिणी वियतनाम में आतंक मचाएगा, बमबारी जारी रहेगी। 23 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। अब देखिए समझौते का मुख्य बात क्या था? समझौता का मुख्य बात था शुद्ध युद्ध समाप्ति के 60 दिन के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। युद्ध समाप्ति के 60 दिन के अंदर क्या होगा? अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह कर एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को एकीकरण के लिए असीमित आर्थिक सहायता देगा। अमेरिका जो है वियतनाम को एकीकरण के लिए असीमित आर्थिक सहायता देगा। जितना हो सके ज्यादा सहायता करेगा। इस तरह अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। तो दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण में किसने सहायता दिया? अमेरिका। किसने दिया? अमेरिका। अब देखिए अमेरिकी वियतनाम युद्ध के परिणाम क्या हुआ? अमेरिकी वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने
9,855 करोड़ डॉलर खर्च किए। अमेरिकी वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने 9,855 करोड़ डॉलर खर्च किए। अमेरिका के 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए। अमेरिका के 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए और लगभग 3 लाख सैनिक घायल हो गए। 3 लाख सैनिक घायल हो गए। दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 48,000 हेलीकॉप्टर और 36,000 टैंक नष्ट हो गए। अमेरिकी साख को गहरा आघात पहुंचा। और देखिए रासायनिक हथियार भी अपनाया था। नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था। त्वचा से क्या करता था? शरीर से, चमड़ी से चिपक जाता था और जलता रहता था। जैसे हम लोग कोई पन्नी जलाते हैं तो पन्नी का एक बूंद अगर गिर गया तो देखते हैं ना शरीर में तुरंत चिपक जाता है और चिपकता है, लगता है जलने लगता है पूरा, फटाक से उसको हटाते हैं, है कि नहीं? उसी तरह वो मिश्रण बनता था और त्वचा से चिपक जाता था और वो जलता रहता था। इसका प्रयोग अमेरिका ने वियतनाम पर किया। इसका प्रयोग अमेरिका ने किस पर किया था? वियतनाम पर किया। अब देखिए एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज क्या होता था? एजेंट ऑरेंज एक जहर था। एजेंट ऑरेंज क्या था? एक जहर था जिससे पैरों की पत्तियां झुलस जाती थी एवं पैर मर जाता। एजेंट ऑरेंज जो था वो एक प्रकार का जहर था। वो एक प्रकार का क्या था? जहर था जिससे पैरों की पत्तियां झुलस जाती थी और पैर मर जाता था। जंगल को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जंगल को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टी वाले ड्रम में रखने के कारण एजेंट ऑरेंज पड़ा। ये जहर जो था वो ऑरेंज पट्टे वाले ड्रम में रखने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? एजेंट ऑरेंज नाम पड़ा। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल वियतनाम पर किया था। इसका इस्तेमाल किस पर किया था? वियतनाम पर। अब देखिए होची मिन्ह मार्ग। होची मिन्ह मार्ग बोलता होची मिन्ह मार्ग लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था। इसी मार्ग से वियतनाम अपनी सेना को रसद पहुंचाता था। अमेरिका इसे क्षतिग्रस्त करने की और इस पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन असफल हो गया। अब माइली गांव की घटना देखिए। माइली गांव की घटना क्या थी? माइली गांव दक्षिणी वियतनाम एक गांव था। माइली गांव जो था दक्षिणी वियतनाम एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला। औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दी। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था जिसने इस घटना को उजागर किया था। इस घटना के बारे में सब चीज बताया। माइली गांव। लाओस में युद्ध। लाओस में गृह युद्ध 1954 में जेनेवा समझौता के बाद लाओस को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। लाओस में अपदस्थ राजघराने के 3 सौतेले भाइयों ने राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग रास्ते अपना लिए। पहले राजकुमार सुवर्णफुमा तटस्थवादी था। दूसरा राजकुमार सुफन्नबोंग साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहता था। तीसरा राजकुमार फूमी नौजवान दक्षिण पंथ का अनुसरण करने वाला था। पच्चीस दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद सुवर्णफुमा के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद सुवर्णफुमा के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। पाथेत लाओ ने इसका विरोध करते हुए गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, परंतु 1957 में दोनों में समझौता हो गया और पाथेट
पाथेट को भी सरकार में जगह मिल गया। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों में समझौता टूट गया और पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। दोनों भाइयों के लड़ाई के बीच तीसरे भाई फूमी नौसवान ने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर दक्षिणपंथी सरकार बना ली। अब वो दोनों भाई में झगड़ा होने दिया, ये अपना युद्ध में लड़के अपना तख्ता पलट करके अपना क्या क्या सरकार बना लिया। बोला दोनों को लड़ने दीजिए, हम इसमें घुस जाते हैं और हम अपना इलेक्शन में जीत के सरकार बना लेते हैं। पाथेट लाओ में इसका विरोध करते हुए गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, परंतु 1957 में दोनों में समझौता हो गया और पाथेट को भी सरकार में जगह मिल गया। अमेरिकी संयंत्र के कारण दोनों भाइयों में समझौता टूट गया और पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। दोनों भाइयों के लड़ाई के बीच तीसरे भाई फूमी नौसवान ने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर दक्षिणपंथी सरकार बना लिया। हमको लगता है दोनों सेम ही था। 3 माह के बाद फिर तख्ता पलटकर कैप्टन कंगाली के नेतृत्व में सरकार बना, परंतु तीनों भाइयों ने मिलकर कैप्टन कांगली को भगा दिया। 3 माह के बाद फिर तख्ता पलटकर कैप्टन कंगाली के नेतृत्व में सरकार बना, कैप्टन कंगाली के नेतृत्व में सरकार बना, परंतु तीनों भाइयों ने मिलकर कैप्टन कंगाली को भगा दिया। 1961 में सम्मेलन हुआ जिसमें सभी राजकुमार ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति प्रदान की और मंत्रिमंडल भी बना, परंतु अमेरिकी संयंत्र के कारण लाओस के विदेश मंत्री की हत्या हो गई और गृह युद्ध पुनः शुरू हो गया। अब कंबोडियाई संकट क्या था? 1954 में जेनेवा समझौता के बाद कंबोडिया स्वतंत्र राज्य बना। 1954 में जेनेवा समझौता के बाद कंबोडिया स्वतंत्र राज्य बना। कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर नरोत्तम सिहानुक को शासक बनाया गया। अमेरिका कंबोडिया पर अपना प्रभाव चाहता था, इसी कारण नरोत्तम सिहानुक पर चिढ़ा हुआ था और थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया को तंग करवाता था। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका चाहता था कंबोडिया पर अपना प्रभाव जमा ले, इसी कारण नरोत्तम सिहानुक पर चिढ़ा हुआ था और थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया को तंग करवाता था। उकसाकर 1963 में सिहानुक ने अमेरिका से किसी भी तरह के मदद लेने से इनकार कर दिया। 1965 में अमेरिका ने कंबोडिया के गांव पर आक्रमण कर दिया तो सिहानुक ने अमेरिका से राजनीतिक संबंध तोड़ दिए। 1965 में अमेरिका ने कंबोडिया के गांव पर आक्रमण कर दिया तो सिहानुक ने क्या किया? अमेरिका से राजनीतिक संबंध तोड़ लिया। बोला तोरा साथ हमरा कोई रिलेशन नहीं, हटा तो हमरा गांव पे। 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया पर जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी। 1969 में क्या किया? अमेरिका ने कंबोडिया पर जहर की वर्षा करवा दी, जिससे लगभग 40,000 एकड़ भूमि पर रबर की फसल नष्ट हो गई। जिससे क्या हो गया? 40,000 एकड़ भूमि पर रबर की फसल नष्ट हो गई। देख रहे हो, पहले फसल को भी बर्बाद करता था सरकार लड़ाई में। 18 मार्च 1970 को कंबोडिया राष्ट्रीय संसद में नरोत्तम सिहानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया। क्या हो गया? 18 मार्च 1970 को कंबोडिया राष्ट्रीय संसद में नरोत्तम सिहानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया। बोला जाइए, आपसे अब ये सत्ता नहीं संभलेगा। नरोत्तम सिहानुक के बाद अमेरिका के समर्थन से लॉन नोल के नेतृत्व में सरकार बनी। अब अमेरिका का जान पहचान आदमी कौन था? लॉन नोल के नेतृत्व में सरकार बनी। 1970 में नरोत्तम सिहानुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। 1970 में उसने नई सरकार के विरुद्ध क्या किया? युद्ध छेड़ दिया। बोला वो जो सरकार बना है वो अमेरिका के ही अनुसार बना है, उसी का मिला जुला आदमी है, ये नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नरोत्तम सिहानुक ने क्या किया? वहां युद्ध छेड़ दिया। विरोधी पार्टी नहीं, अमेरिका फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गया। अमेरिका का फौज अब क्या किया? कंबोडिया में प्रवेश कर गई। नरोत्तम सिहानुक और अमेरिका की फौज के बीच युद्ध होने लगा। नरोत्तम सिहानुक और अमेरिका की फौज के बीच में क्या हो गया? युद्ध शुरू होने लगा। 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। 16 मई 1970 में जकार्ता में क्या किया गया? एक युद्ध बुलाया गया, एक सम्मेलन बुलाया गया।
9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया में क्या किया गया? गणराज्य घोषित कर दिया गया। परंतु सिहानिक एवं लोन के सेना में संघर्ष चलता रहा। उन्नीस सौ 75 में नरोत्तम सिहानुक की लाल खुमेरी सेना ने लोन नोल को भगा दिया। 1975 में नरोत्तम सिहानुक की लाल खुमेरी सेना ने, किसने? लाल खुमेरी सेना ने किसका क्या किया? लोन नोल को भगा दिया अपना जगह से। 1975 में कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हो गया। 1975 में कंबोडिया में क्या हो गया? गृह युद्ध समाप्त हो गया और नरोत्तम सिहानुक पुनः राष्ट्र अध्यक्ष बने। फिर वो अपना सरकार चलाने लगा। 1978 में नरोत्तम सिहानुक ने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब 1978 में क्या किया? नरोत्तम सिहानुक ने राजनीति से संन्यास ले लिया। बोलिए लीजिए अब सरकार आप संभालिए, अब हम नहीं संभालेंगे, मेरा काम खत्म हो गया। कंबोडिया का नाम बदलकर कंपुचिया दिया गया। कंबोडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कंपुचिया कर दिया गया। नरोत्तम सिहानुक के बाद खियू सम्फान एवं पोल पोट ने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप शासन शुरू किया। 1979 में हेंग सामरिन ने खियू सम्फान एवं पोल पोट ने पराजित कर दिया। चलिए तो नोट्स खत्म हो गया। अब हम लोग इसका आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन। बोलता हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो 3 देश आता है। कौन कौन? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। बोलता अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑब्जेक्टिव में आएगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? कोलोन। नरोत्तम सिहानुक कहां के शासक थे? तो कंबोडिया के। कहां के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान वॉई चाओ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस किताब का नाम है। बोला ये किसने लिखा है? वियतनाम। द हिंदी ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो फान वॉई चाओ ने लिखा है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। किस नाम से जाना गया? तो हनोई समझौता के नाम से जाना गया। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल। किसने? रसेल। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वो निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। क्रांतिकारी धार्मिक। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में कोलोन फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता था। कंबोडिया की राजधानी कहां है? तो नोम पेन। नोम पेन। वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 में। सेम क्वेश्चन रिपीट। अब ध्यान दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कौन था वो? सूर्यवर्मा द्वितीय। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ। बाओ दाई की सरकार कहां थी? तो बाओ दाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी। निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो जापान का आत्मसमर्पण। तोकिन फ्री स्कूल। तोकिन फ्री स्कूल कहां स्थापित किया गया? तो वह वियतनाम में। कहां पर स्थापित किया गया? वियतनाम में स्थापित किया गया। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो बाओ दाई। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो बाओ दाई का सरकार थी। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में विष्णु का मंदिर
है। कन्फ्यूशियस कौन था? तो वो एक चीनी विचारक था। हिंद चीन किसके अधीन था? तो वो फ्रांस के अधीन था। हिंद चीन किसके अधीन था? तो फ्रांस के अधीन था। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1887 ईस्वी में। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो वो फ्रांस का। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो वो ईसाई धर्म प्रसारक के विरुद्ध। स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? तो 1868 में हुआ। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अब देखिए अगला, वियतमिन की स्थापना किसने की? तो हो ची मिन ने। वियतमिन की स्थापना किसने की? हो ची मिन ने। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? हो ची मिन। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? हो ची मिन। वियतमिन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी किसने? तो हो ची मिन ने। माइलीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? तो माइलीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार अमेरिका था। कौन था? अमेरिका। माइलीगांव में समझ रहे हो ना, हत्याकांड पढ़े थे ना अभी। अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल का स्थापना अनगुयन नाई ओई ने, ओन गुन आई ने किया था। होची मिन का दूसरा नाम क्या था? होची मिन का नियम था न्यू मेन ऑय क्वोक। न्यू मेन ऑय क्वोक। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1945 में। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई की गई? तो वो 1900 होची मिन। बाओ दाई कहां का शासक था? कहां का था वो? दक्षिण वियतनाम। वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। जिनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुनी फुसो। हुनी फुसो, हुइन फुसो। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो वह क्रांतिकारी प्रकृति का था। जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? तो जेनेवा समझौता में वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? तो आर निक्सन। किसके समय में हुई? आर निक्सन के समय में। माइलीगांव की घटना कहां हुई थी? तो दक्षिणी वियतनाम में। दक्षिणी वियतनाम में किसके कारण हुई थी? किसने करवाया? तो वो अमेरिका ने। किस देश ने? अमेरिका ने। 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? तो सुवर्ण फुमा। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो सिंहानुक ने। कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो कंबोडिया। कंपुचिया का पुराना नाम कंबोडिया। कंबोडिया का ही नाम बदलकर कंपुचिया किया गया था। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? तो वियतनामी युद्ध को। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? तो वियतनामी युद्ध को। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? हो ची मिन। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? हो ची मिन। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो वो था रसेल। कौन था? रसेल। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 1945 में। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था और कुछ सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे दूसरा क्लास में इसका। ठीक है, आज आप लोग यहां तक राइट डाउन करिए।